एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इट, एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर। एक बात तो आपको मैंने देखो बताई थी, आपको याद होना चाहिए बेटा, ये बात जरूर ध्यान रखना आप सभी कि किसी भी कैपेसिटर में जो एनर्जी स्टोर होती है वो इलेक्ट्रिकल फॉर्म में होती है, इट इज द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक। देखो एक डिवाइस होता है इंडक्टर, उस डिवाइस के अंदर जो एनर्जी स्टोर होती है वो मैग्नेटिक फॉर्म में होती है। कैपेसिटर में जो एनर्जी स्टोर होती है वो इलेक्ट्रिकल फॉर्म में होती है। ये ध्यान रखना, इंडक्टर के बारे में हम लेटर ऑन बात करेंगे। अब यहाँ एक वर्ड और आपके लिए है कि चार्जिंग ऑफ ए कैपेसिटर का मतलब क्या होता है। चार्जिंग ऑफ अ कैपेसिटर, पहले इसको समझ लो बेटा, उसके बाद हम एनर्जी स्टोर, दो लाइनों वाला डेरिवेशन एनर्जी स्टोर करें। चार्जिंग ऑफ ए कैपेसिटर का मतलब क्या होता है। मान लो ये एक कैपेसिटर है जिसकी दो प्लेट है, इस पर पॉजिटिव चार्ज है, इस पर नेगेटिव चार्ज है। आपको प्रिंसिपल तो सभी को पता है, ये नेगेटिव होता ही होता है, राइट। इस पर पॉजिटिव है, इस पर नेगेटिव है। चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर का मतलब क्या होता है कि इस पर पॉजिटिव चार्ज बढ़े, इस पर उतना ही नेगेटिव चार्ज बढ़े। तो एक इलेक्ट्रॉन को पॉजिटिव प्लेट से निकालकर नेगेटिव प्लेट पर ट्रांसफर करना, द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम पॉजिटिव प्लेट टू नेगेटिव प्लेट इज कॉल्ड चार्जिंग। देखो समझ में आना चाहिए बेटा सारी बात। पॉजिटिव प्लेट से जब इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो इस पर और एक्स्ट्रा पॉजिटिव चार्ज बढ़ जाएगा। इलेक्ट्रॉन निकलने का मतलब क्या है, एटम से इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो पॉजिटिव चार्ज बढ़ जाएगा, और वहाँ नेगेटिव पहुँचेगा तो इसका मतलब वहाँ पर इलेक्ट्रॉन का नंबर बढ़ जाएगा, इट मीन्स वहाँ नेगेटिव चार्ज बढ़ जाएगा। सो दिस इज व्हाट यू हैव टू थिंक अबाउट दिस कॉन्सेप्ट, चार्जिंग ऑफ ए कैपेसिटर। चार्जिंग ऑफ ए कैपेसिटर को मैं दोबारा बोल रहा हूँ बेटा आपके लिए, द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड चार्जिंग। अब यहाँ एक बात समझो आप, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ एक बात समझो बेटा, क्या इतना आसान होगा इलेक्ट्रॉन को पॉजिटिव प्लेट से निकालकर नेगेटिव पर ले जाना। देखो पॉजिटिव साइड में अट्रैक्टिव फोर्स बहुत स्ट्रॉन्ग है, नेगेटिव साइड में रिपल्सिव हो जाएंगे इलेक्ट्रॉन के लिए। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन को यहाँ से निकालकर नेगेटिव प्लेट पर ट्रांसफ़र करना उतना आसान काम नहीं होगा जितना हम बातों में यहाँ बोल लेते हैं। सो ऐसा करने के लिए हमें कुछ वर्क करना पड़ेगा, वी हैव टू डू सम वर्क, और यही वर्क इस कैपेसिटर में एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाता है, जिसे हम कहते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो यही है बेटा हमारा कॉन्सेप्ट कि जब भी हम इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करते हैं पॉजिटिव प्लेट से नेगेटिव प्लेट की ओर, सम वर्क हैज़ टू बी डन एंड दिस वर्क डन इज स्टोर इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी, जिसे हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी कहते हैं। अब हमारा क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि कितनी होती है ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी, दिस इज व्हाट वी हैव टू डिस्कस। ओके, तो हमने बेटा इस बारे में बात करनी है। तो मान लो आप एक चीज़ सोचिए आप कि आपके पास एक कैपेसिटर है, शुरू से ही एक कैपेसिटर है, इनिशियली इसकी अपनी कैपेसिटी है C, इसको आपने कोई चार्ज दे रखा है कैपिटल Q या स्मॉल q, कुछ भी मान लो, स्मॉल q मान लीजिए, चलिए एक स्मॉल q इसके पास चार्ज था और उस वक्त इसका पोटेंशियल है V। बेटा आपने कैपेसिटर माना है जिसकी कैपेसिटी C है, पोटेंशियल इसका V और इस पर कोई चार्ज था Q, तो वी नो दैट Q इक्वल टू C। आप जानते हो बेटा Q इक्वल टू C भी है, इज इट ओके। अब सपोज करो कि एक dq चार्ज इधर ट्रांसफर कर देते हो, एक चार्ज dq इधर ट्रांसफर कर देते हो। तो जब हम एक dq चार्ज ट्रांसफर करते हैं तो सम वर्क हैज टू बी डन, कुछ वर्क डन होता है। देखो वर्क डन का फॉर्मूला इफ यू रिमेंबर, मैं पोटेंशियल वाली डेफिनेशन से आपसे बात करूं, dw बाई dq इक्वल टू v, या dw बाई q नॉट लिखते थे आप बेटा वहाँ पर, तो dw बाई dq इक्वल टू v, तो dw किसके बराबर हो जाएगा, v इंटू dq। v की वैल्यू यहाँ से निकाल कर इधर पुट कर दो, देखो यहाँ से v की वैल्यू देखोगे तो q बाई सी हो जाएगा, तो ये बन गया q बाई सी इंटू डी, q बाई सी इंटू डी। तो टोटल वर्क डन निकालो, देखो टोटल वर्क डन w इक्वल टू टोटल वर्क डन, इसको इंटीग्रेट कर दो q बाई सी इंटू डी। सपोज शुरू में आपने जीरो चार्ज ट्रांसफर किया था और अब कैपिटल Q चार्ज ट्रांसफर कर रहे हैं, शुरू में जीरो चार्ज ट्रांसफर किया था, अब कैपिटल Q चार्ज ट्रांसफर कर रहे हैं। तो चलिए इस इंटीग्रेशन को सोल्व करते हैं। सी इट एवरीवन, सी तो कांस्टेंट है, 1/c बाहर आ गया, इंटीग्रेशन Q इंटू डी क्यू, लिमिट जीरो से कैपिटल Q, और Q का इंटीग्रेशन क्या होता है 1/c, सभी को याद होगा बेटे, क्यू स्क्वायर बाई 2, क्यू स्क्वायर बाई, लिमिट हो जाएगी जीरो से, जैसे आप लिमिट पुट करोगे तो आपका आंसर आएगा 1/c इंटू क्यू स्क्वायर बाई 2, यानी कि आपका फॉर्मूला आ गया क्यू स्क्वायर बाई 2c। दिस इज द वर्क डन, और यही इसके अंदर एनर्जी की फॉर्म में स्टोर होता है, हाफ क्यू स्क्वायर बाई सी। ये है फॉर्मूला आपका बेटा एनर्जी स्टोर इन ए कैपेसिटर का।
वुड यू लाइक टू आस्क एनी क्वेश्चन हेयर? यू कैन आस्क हेयर नाउ. इट्स अ वेरी सिंपल डेरिवेशन. हाँ बेटा बोलो. हाँ. हाँ बस ये फ़र्क माना है हमने कि शुरू में इसके बाद थोड़ा चार्ज था, कुछ अमाउंट ऑफ चार्ज था, और उसके बाद जो है वो चार्ज फाइनल चार्ज हमने कैपिटल क्यू तक ट्रांसफर कर दिया. ओके सभी स्टूडेंट्स सुन लो बेटा, इनका क्या क्वेश्चन था. वैसे तो आपको पता चल ही गया होगा, फिर भी मैं दोबारा बोल रहा हूँ. इन्होंने ये पूछा है कि शुरू में जो चार्ज क्यू था और बाद में हमने कैपिटल क्यू लिया, क्या ये दोनों एक ही है या डिफरेंट है? तो बस इतना सा डिफरेंस है कि इनिशियली इसके बाद क्यू चार्ज था और फाइनल चार्ज उसका कैपिटल क्यू हो गया. आप वैसा ऐसा सोच सकते हो. ओके बेटा. इक्वल कैसे होंगे बेटा? ये अगर आप ये कहो सर हमारे पास फाइनल चार्ज ही कैपिटल क्यू लेके चलो, तब भी बात वही है, कोई फर्क नहीं पड़ता. अब जब ये चार्ज ट्रांसफर करोगे आप, देखो ये चार्ज जब ट्रांसफर करोगे तो क्यू प्लस डी क्यू नहीं हो जाएगा यहाँ पे. चार्ज तो चेंज होगा, तभी तो चार्जिंग होगी बेटा. वो चार्जिंग होगी तभी तो उसमें वर्क होगा. ओके तो ये एनर्जी स्टोर का एक फॉर्मूला आ गया आपके पास, हाफ क्यू स्क्वायर बाय सी. दिस इज द वन फॉर्म. अब देखो Q इक्वल टू सी भी होता है, अगर आप Q की जगह सी भी पुट कर दोगे तो हाफ सी स्क्वायर वी स्क्वायर अपॉन सी. एक सी से एक सी कैंसिल हो गया, तो वैल्यू बन गई हाफ सी वी स्क्वायर. दिस इज द अनदर फार्मूला फॉर एनर्जी स्टोर. दिस इज फर्स्ट वन, हाफ क्यू स्क्वायर बाय सी. हियर इज द सेकंड वन, हाफ सी वी स्क्वायर. नाउ द नेक्स्ट वन. अब देखो ये Q और C की टर्म में है, ये C और V की टर्म में है. आप इसे Q और V की टर्म में भी ले सकते हो. अब C इक्वल टू क्यू बाई वी होता है, तो हाफ इंटू क्यू बाई वी इंटू वी स्क्वायर. एक वी से एक वी कैंसिल, तो आंसर कम्स आउट टू बी हाफ क्यू वी. दीज ऑल थ्री आर द थ्री फॉर्मूला फॉर एनर्जी स्टोर इन ए कैपेसिटर. हाफ क्यू स्क्वायर बाई सी, हाफ सी वी स्क्वायर और हाफ क्यू वी. वुड यू लाइक टू आस्क एनी क्वेश्चन हियर बेटा? ये बात सबको समझ में आ गई होगी. अब ये फार्मूला सिर्फ इतना सा है कि जब आपको Q और C पता हो तो आप यू निकाल सकते हो, जब आपको C और B पता हो तो आप यू निकाल सकते हो, और Q भी पता हो तब भी आप यू निकाल सकते हो. सो दिस इज व्हाट इज कॉल्ड एनर्जी स्टोर इन ए कैपेसिटर. ओके डन. कौन सा डी बेटा? हाँ हाँ हाँ. इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में ये डी क्यू एक चार्ज है बेटा जो ट्रांसफर हुआ है एक प्लेट से दूसरी प्लेट में. ये डी क्यू है. ओके ओके नेक्स्ट एक और छोटी सी डेफिनेशन है इसमें, एनर्जी डेंसिटी. एनर्जी डेंसिटी ऑफ ए कैपेसिटर. एनर्जी डेंसिटी. एनर्जी डेंसिटी को हम स्मॉल यू सिंबल से इंडिकेट करते हैं. और एनर्जी डेंसिटी का मतलब तो आप समझते हो बेटा, डेंसिटी जब भी आ जाएगी तो डेंसिटी का मतलब होगा मास पर यूनिट वॉल्यूम. ओके ओके मैं थोड़ा सा नीचे लिखता हूँ. ये अच्छा ये सिंबल तो एनर्जी डेंसिटी, ये वर्ड समझ में आ गया ना आपको? इट इज एनर्जी डेंसिटी, और इसको स्मॉल यू से लिखते हैं बेटा, बस इतना सा ध्यान रखना. अभी मैंने और इसके अलावा इसमें लिखा नहीं है, ऊपर वर्ड लिखा मैंने एनर्जी. ओके एनर्जी डेंसिटी मैं अब इस लाइन से नीचे ही लिखूंगा बेटा सारा कुछ. ठीक है. ओके एनर्जी डेंसिटी. एनर्जी डेंसिटी को स्मॉल यू से लिखते हैं और इसकी डेफिनेशन होती है बेटा एनर्जी स्टोर्ड. अब कैपेसिटर का केस है तो कैपेसिटी की ही बात करेंगे. एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम. एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम. अब कैपेसिटर में एनर्जी स्टोर की ये तीन फॉर्मूले आपके पास हैं, 1 2 3 कोई भी कर लीजिए, आप कन्वर्ट ले लीजिए. तो मैं जो फॉर्मूला यूज कर रहा हूँ बेटा वो हाफ सी वी स्क्वायर यूज कर रहा हूँ. वो इसलिए क्योंकि कैपेसिटेंस की वैल्यू हमें पता होती है, आराम से कन्वर्जन हो जाता है थोड़ा सा, इस वजह से ऐसा है और कुछ नहीं है. नहीं तो बाद में कन्वर्ट करना पड़ेगा. हाफ सी वी स्क्वायर अपॉन वॉल्यूम. देखो ये कैपेसिटर था, इसका प्लेट एरिया माना हुआ था बेटा हमने ए, और डी इनके बीच का गैप, तो इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा बताओगे मुझे आप? एरिया ए डी. वेरी गुड. तो वॉल्यूम ऑफ द कैपेसिटर हो जाएगा ए इंटू डी. इज इट ओके? तो दिस इज द वॉल्यूम ऑफ द कैपेसिटर. हाफ सी वी स्क्वायर अपॉन ए इंटू डी लिख दिया. अभी आप लोगों ने कुछ देर पहले देखा था, आज का जो बोर्ड पे पिक्चर था उसके अकॉर्डिंग कैपेसिटी ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, सी का फॉर्मूला था एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी. ये मैंने सी की वैल्यू रख दी बेटा, ये वैल्यू है. अब आपको एक रिलेशन पता है E इक्वल टू डी वी बाई डी आर होता है, तो मैं वहाँ आपको याद होगा हमने इसे V बाई डी यूज किया था, तो V की वैल्यू हो जाएगी E इंटू डी. ठीक है ना? V की वैल्यू हो जाएगी E इंटू डी, तो मैं V की जगह लिख रहा हूँ E इंटू डी. E इंटू डी
और ये स्केयर है तो ये स्केयर हो जाएगा। ये बात बोलो बेटा, ये सबको समझ में आ रहा है? और ये हो गया a इंटू डी। बस ये सब्स्टिट्यूशन समझ लो आप लोग। वुड यू लाइक टू आस्क एनी क्वेश्चन? वी कैन डिस्कस इट अगेन। हाँ बेटा बताओ। कोई भी ले लो बेटा, कुछ भी ले लो, अल्टीमेट हमने एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला बनाना है, ठीक है? अब उस फॉर्म तक आने के लिए हमें फिर रिकन्वर्ट करने पड़ेंगे, सीधी बात है। तो हम अपने लिए क्यों परेशानी तैयार करें, हम सीधा नहीं लिखेंगे। आए तो तीनों एक ही साथ है। चलो जो फैक्टर काटते हैं, ए से ए कैंसिल हुआ, ये डी स्क्वायर से ये डी स्क्वायर कैंसिल हो गया। आंसर कम्स आउट टू बी हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। अब ये बात थोड़ी सी आप देखो, पहले तो बताओ ये मैथ आपको समझ में आ गया ना? इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है किसी को। हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। और इस चैप्टर में हमने ई नहीं माना था, इसे ई नॉट माना था, तो इसलिए मैं इसे ई नॉट लिख दूं, कोई प्रॉब्लम? मैंने जानबूझ के पहले ई लिखा इसमें ताकि आप लोगों को एप्सिलॉन नॉट और ई में फ़र्क महसूस हो। अब लास्ट में मैंने इसको ई नोट कर दिया बस। क्यों? क्योंकि इस पूरे चैप्टर में हम शुरू से अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड को ई नोट मानते आए बेटा, सिंबॉलिकली है और कुछ बात नहीं है। कहीं आप ई फिर वो रिड्यूस्ड वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ना मान लो। दैट्स व्हाई आई एम चेंजिंग इट टू द ओरिजिनल वैल्यू। एम आई क्लियर एवरीवन? हाँ बेटा बोलो। कर रहा हूँ बेटा, कल आज ये पूरा हो गया तो कल हो सकता है आपको न्यूमेरिकली करवा दूँ। कौन से टॉपिक पर न्यूमेरिकल करने हैं आपके? कौन से टॉपिक पे करने बताओ? अच्छा, कौन से टॉपिक पर न्यूमेरिकल करने ये बताओ मुझे। सो नाउ हम स्टार्ट कर रहे हैं कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। ये बिल्कुल वही टॉपिक है जो आपने लोअर क्लास में कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर के लिए पढ़ा हुआ है। ओके, सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि हम कैपेसिटर्स को जोड़ते क्यों हैं? एक से ज़्यादा कैपेसिटर की ज़रूरत क्या है? कैपेसिटर्स इन सीरीज एंड कैपेसिटर इन पैरेलल की बात करते हैं बेटा हम लोग। तो कैपेसिटर्स इन सीरीज, तो हम एक टाइम में एक से ज़्यादा कैपेसिटर जोड़ते क्यों हैं? जितनी ज़रूरत होती है उतना ही वैल्यू का कैपेसिटर क्यों नहीं ले लेते? तो बेटा आंसर ये है कि मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के पास सभी वैल्यू के कैपेसिटर बनाना पॉसिबल नहीं है, इसीलिए हम लोग कैपेसिटर्स को सीरीज में या पैरेलल में जोड़कर अपनी डिजायर्ड वैल्यू का कैपेसिटेंस निकाल लेते हैं। सो दैट इज़ द नीड ऑफ एक से कॉम्बिनेशन। बात समझ में आ गई आपको बेटा? तो भाई एक टाइम में आपके पास एक कंपनी सारी वैल्यू तो नहीं हो सकती। आपको सर मेरे पास तो मुझे 2 माइक्रोफैराड का कैपेसिटर चाहिए, आपने कंपनी को 2 माइक्रोफैराड का कैपेसिटर बना दो, उसने बना दिया आपके लिए, चलो। फिर आपको कहोगे सर मुझे तो 3 चाहिए, फिर वो कहेगा कि 10 चाहिए, कोई कहेगा 25 चाहिए। तो एक कंपनी के लिए पॉसिबल नहीं है कि जो आप बोलोगे वो आ जाएगा। तो इसीलिए हम कैपेसिटर्स को कंबाइन करते हैं, ऐसे रजिस्टर्स को भी कंबाइन करते हैं। ओके, तो पहला टॉपिक है हमारा कैपेसिटर्स इन सीरीज। अब देखिए, मान लो ये 3 कैपेसिटर है बेटा आपके पास। दिस इज कैपेसिटर नंबर 1, हियर इज द कैपेसिटर नंबर 2 एंड हियर इज द कैपेसिटर नंबर 3। आपने इन तीनों को सीरीज में जोड़ दिया टू ए पोटेंशियल V। एक पोटेंशियल V से आपने इन्हें कनेक्ट कर। ये आपका पहला कैपेसिटर है जिसकी वैल्यू C1 है, ये कैपेसिटर हो गया इसकी वैल्यू C2 और ये कैपेसिटर हो गया C3। इनको सबको आपने सीरीज में जोड़ा। अब समझने वाली बात ये है, मान लो बेटा ये पोटेंशियल बैटरी का पॉजिटिव एंड और ये नेगेटिव है, तो यहाँ से पॉजिटिव चलेगा तो इस पर प्लस, तो इस पर माइनस, इस पर फिर प्लस, इस पर फिर माइनस, इस पर प्लस और इस पर फिर माइनस चार्ज आ जाएगा। ओके, तो इस तरीके से कैपेसिटर्स आपके, ये जरूर ध्यान रखना कि ये पोर्शन अर्थ जरूर करना है। अब बात ध्यान से सुनना बेटा, क्वेश्चन तो सिर्फ एक ही लाइन का है, ये बात इसकी थ्योरी की है जो आप लोगों को समझनी है। बात इसकी थ्योरी है जो आप लोगों को समझनी है। एंड व्हाट दैट थ्योरी इज, जब आप कैपेसिटर्स को सीरीज में जोड़ते हो तो क्यू रिमेन सेम। हर एक कैपेसिटर के पास चार्ज की वैल्यू सेम रहती है, जबकि V डिवाइड करता है। याद रखना बेटा ये बात, बहुत ज़्यादा डीप में जाने की जरूरत नहीं है, जस्ट रिमेंबर इट। सीरीज में चार्ज हर एक पर सेम रहता है और पोटेंशियल डिवाइड होता है। मैं एक एग्जांपल देता हूँ, आपको ध्यान से सुनना बेटा। इसके अक्रॉस मान लीजिए पोटेंशियल V1 है, इसके अक्रॉस पोटेंशियल V2 है और इसके अक्रॉस पोटेंशियल V3 है, इसके अक्रॉस पोटेंशियल V3 है, लेकिन चार्ज हर एक पर Q ही रहेगा। और साथ के साथ बात यह है कि जो टोटल चार्ज है वो भी Q ही रहेगा, टोटल चार्ज भी Q ही रहेगा। इज इट ओके? तो आपने देखो, अब जो वोल्टेज आपने लगाया, मान लो ये आपने 90 वोल्ट का वोल्टेज लगा दिया,
तो ये वोल्टेज तीनों के बाद जब जाएगा ना तो बढ़ता चला जाएगा अकॉर्डिंग टू कैलकुलेशन। वो कैलकुलेशन क्या होंगी कुछ देर के बाद आपके सामने आएंगे। 90 में से हो सकता है यहाँ V1 की वैल्यू आ जाए 20 वोल्ट, V2 की वैल्यू आ जाए 40 वोल्ट, इसकी वैल्यू आ जाएगी फिर बची 30 वोल्ट। यानी कि जो भी पोटेंशियल यहाँ आएगा इन तीनों का सम अप्लाइड पोटेंशियल के बराबर होगा। इट मीन्स सीरीज में V डिवाइड करेगा और चार्ज सेम होगा, ये आपने ध्यान रखना है। अब हम लोग मैथ प्रोसीड करते हैं बेटा। यहाँ से वी आर जस्ट प्रोसीडिंग आवर मैथमेटिक्स। तो V किसके बराबर हो गया अगर आप देखो मैथ के हिसाब से, तो V इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3, क्योंकि V सेम है तो V इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। रिलेशन आपको ध्यान रखना है Q इक्वल टू C भी होता है बेटा। तो अब सोचो ये पहला कैपेसिटर है C1 कैपेसिटी इसकी और इसमें चार्ज है Q, तो V1 की वैल्यू क्या होगी Q इक्वल टू CV, तो V इक्वल टू Q बाई सी, V इक्वल टू Q बाई सी। तो पहले वाले कैपेसिटर पे चार्ज Q है और उसकी कैपेसिटी C1 है, तो V1 की वैल्यू हो जाएगी Q बाई C1, दूसरे की Q बाई C2 और तीसरी Q बाई C3। इज देयर एनी डाउट फ्रॉम एनी वे बेटा? अगर यहाँ कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछिए, तभी मैं आगे प्रोसीड करूँगा। ओके डन। मेरी आवाज़ पहुँच रही है ना बेटा सभी तक? ओके अब मान लो इन तीनों का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस होता ये, जिसकी कैपेसिटी है C, और आप इसे V पोटेंशियल से कनेक्ट कर देते। C1 नहीं है बेटा, C है जिसकी कैपेसिटी C है, और आप इसे V पोटेंशियल से अगर कनेक्ट करते जिसकी वजह से इसमें Q चार्ज स्टोर हो जाता, तो आप मुझे बताओगे यहाँ पर रिलेशन जो बनती वो बनती Q इक्वल टू CV। तो V की वैल्यू क्या बन जाती है यहाँ पे Q बाई C। मैंने क्या माना है कि भाई ये तीनों कैपेसिटर जुड़कर एक नया कैपेसिटर बनाएंगे जिसकी कैपेसिटी C है, तो उसके हिसाब से V जो है वो Q बाई C के बराबर होना चाहिए। इसका मतलब सिंपली है कि ये तीनों कैपेसिटर जुड़कर एक सिंगल कैपेसिटर की तरह काम करेंगे जिसकी कैपेसिटी C है। अब हमने यही तो पता लगाना है कि C की वैल्यू कितनी होगी। तो देखो यहाँ से आपने V को Q बाई C रखा, Q सब में से कैंसिल हो गया, तो द फॉर्मूला कम्स आउट टू बी 1 बाई C इक्वल टू 1 बाई C1 प्लस 1 बाई C2 प्लस 1 बाई C3। ये है आपका फॉर्मूला। और ये फॉर्मूला कुछ ऐसा सा फॉर्मूला है बेटा जैसे लास्ट ईयर आपने रेजिस्टेंसेज इन पैरेलल में पढ़ा था। सो 1 बाई C इक्वल टू 1 बाई C1 प्लस 1 बाई C2 प्लस 1 बाई C3। इसको ध्यान से सुनना, मैं इस स्टेटमेंट को बोल रहा हूँ, द रेसिप्रोकल ऑफ द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इज इक्वल टू द सम ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ इंडिविजुअल कैपेसिटेंस। द रेसिप्रोकल ऑफ द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इज इक्वल टू the sum of the reciprocal of individual capacitance. Am I clear everyone? Is there any doubt? So let's proceed. अब हम देखते हैं इस C की वैल्यू के बारे में, सोचते हैं कि भाई इस C की वैल्यू के बारे में क्या विचार है आपका। अगर मैं आपसे पूछूं बताओ ये C की वैल्यू C1 C2 C3 सबसे बड़ी आएगी सबसे छोटी आएगी? यस, सबसे बड़ी आएगी सबसे छोटी आएगी। मान लो C1 की वैल्यू छोटी आएगी, इट कम्स आउट टू बी स्मॉलर। C is smaller than C1, C2 and C3. Just have a calculation now. मान लो C1 की वैल्यू आपकी 10 है, C2 की वैल्यू 20 मान लो, C3 की वैल्यू 30 मान लो। मेरे पास 3 कैपेसिटर, वैल्यू कैलकुलेट करके देखो बेटा, एलसीएम 60 आ गया, तो 6 प्लस 3 प्लस 2 इट कम्स आउट टू बी 11 बाई 60। यानी कि 1 बाई C की वैल्यू है ये, तो C की वैल्यू क्या आएगी 60 बाई 11। अगर आप देखो तो ये वैल्यू लगभग 5.5 के आसपास आ रही है, 5.4 5.5 के आसपास। नाउ यू कैन चेक कि जो C की वैल्यू आ रही है ये इसमें जो सबसे छोटा कैपेसिटर है ना उससे भी छोटी आएगी। द वैल्यू ऑफ इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस विल बी स्मॉलर देन द एक्चुअल कैपेसिटर, विल बी स्मॉलर देन द वैल्यू ऑफ कैपेसिटेंस यूज्ड इन द सर्किट। इस सर्किट में जो कैपेसिटर यूज हो रहे हैं उसकी वैल्यू से भी छोटी वैल्यू इसकी होने वाली है। अगर आप यहाँ तक कुछ पूछना चाहते हो, अब आपको एक फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा, 2 चीज़ें याद रखनी है आपको। जब कैपेसिटर सीरीज में जुड़ते हैं तो पोटेंशियल डिवाइड होता है, जितने भी कैपेसिटर के अक्रॉस जो पोटेंशियल है V इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3 होगा, और इक्विवेलेंट कैपेसिटर निकालने का फॉर्मूला 1 बाई C इक्वल टू 1 बाई C1 प्लस 1 बाई C2 प्लस 1 बाई C3 होगा। और लास्ट में इसका रेसिप्रोकल करना मत भूलिएगा, और C की वैल्यू C1 C2 और C3 तीनों से ही छोटी आएगी। मैं समराइज करूँ अपनी बात को तो इतनी सी बात है बेटा कि जब आप सीरीज में कैपेसिटर जोड़ते हो तो जो कैपेसिटर आपको मिलता है उनके मिलने से वो छोटा मिलता है। मतलब सिंपली ये है कि अगर आपको मान लो कभी कोई रिक्वायरमेंट हो एक छोटे कैपेसिटेंस की, तो आप कैपेसिटर्स को सीरीज में जोड़ेंगे।
आपके बड़े कैपेसिटर अवेलेबल है और आपको छोटा कैपेसिटर चाहिए, तो यू मस्ट कनेक्ट देम इन सीरीज। नाउ कैपेसिटर्स इन पैरेलल, कैपेसिटर्स इन पैरेलल, ये मान लो 3 कैपेसिटर हैं आपके पास, कैपेसिटर 1, कैपेसिटर 2 एंड कैपेसिटर 3। आपने इन तीनों कैपेसिटर को पैरेलल में कनेक्ट कर दिया टू ए पोटेंशियल V, और बेटा इससे को हमेशा अर्थिंग तो जरूर दिखाना, क्योंकि बिकॉज इट इज़ द प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर। ये पहला कैपेसिटर है C1, ये दूसरा कैपेसिटर है C2 और ये तीसरा कैपेसिटर है C3। अब आपको पैरेलल में याद रखना है, पैरेलल में उल्टा होता है उससे, सीरीज से। यहाँ देखो वहाँ पे पोटेंशियल डिवाइड होता था, यहाँ Q डिवाइड होगा, Q डिवाइड करेगा और V हर एक के पास सेम होगा। ये बेटा इस बात को तो ना आज आप लोग अपने दिमाग में गांठ बांध लो कि Q यहाँ पर डिवाइड करेगा और V सेम होगा। मान लो यहाँ से टोटल चार्ज Q चला हो, तो इसके पास चार्ज पहुँचेगा Q1, इसके पास पहुँचेगा Q2 और इसके पास पहुँचेगा Q3। वही पॉजिटिव नेगेटिव प्लेट तो है ही बेटा, ये तो आप शो कर ही दोगे। जबकि सबके पास पोटेंशियल रहेगा V, तो इस सिस्टम में जो टोटल चार्ज होगा ना Q, वो Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 के बराबर होगा। Q इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 के बराबर होगा। ये लाइन सबको समझ में आ रही है बेटा? इसमें कोई डाउट हो तो किसी, तो आप देखो Q इक्वल टू हो गया Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, तो Q इक्वल टू CV होता है, तो Q1 की वैल्यू हो जाएगी C1 V1, Q2 की वैल्यू हो जाएगी C2 V2 और Q3 की वैल्यू हो जाएगी C3 V3। V1 V2 V3 सेम है, इसलिए मैं इनको V की टर्म में लिख देता हूँ। तो Q1 इक्वल टू C1V, Q2 इक्वल टू C2V, Q3 इक्वल टू C3V। अब मान लो इन तीनों का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस होता जिसकी वैल्यू C आ गई होती, तो फिर Q इक्वल टू CV लिख सकते हैं। V थ्रू आउट कैंसिल हो गया, तो C कम्स आउट टू बी C1 प्लस C2 प्लस C3। दिस इज द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन व्हेन ए नंबर ऑफ कैपेसिटर्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल। सो अब जरा आप इस वैल्यू के बारे में सोचिए कि ये जो वैल्यू आई है C, ये C1 C2 C3 से बड़ी आएगी कि छोटी आएगी? तो ये तो बिल्कुल पिक्चर में क्लियर हो रहा है, बड़ी आएगी, बड़ी आएगी। तो अब देखिए C इज ग्रेटर देन द हाईएस्ट कैपेसिटेंस यूज्ड इन द सर्किट। मतलब क्या हुआ? अब इसको वर्ड में अगर बोलोगे तो कैपेसिटर्स इन पैरेलल, व्हेन ए नंबर ऑफ कैपेसिटर्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल, द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इज कम्स आउट टू बी द algebraic sum of the individual capacitance and have a value greater than the highest capacitance used in the circuit। इसकी जो वैल्यू आएगी इस सर्किट में, जो सबसे बड़ा कैपेसिटर होगा उससे भी बड़ी आएगी, जबकि सीरीज में जो वैल्यू आती है कैपेसिटेंस की, वो सबसे छोटा जो कैपेसिटर होता है उससे भी छोटी आती है। अगर यहाँ तक किसी को बेटा अब कोई डाउट, आई एम जस्ट रिपीटिंग द होल रियल। पैरेलल में Q डिवाइड होता है, V सेम रहता है। सीरीज में उल्टा होता है, सीरीज में Q सेम रहता है जबकि V डिवाइड होता है। पैरेलल में C इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3 होता है, जबकि मैं ये CP लिख देता हूँ बेटा। और सीरीज में 1/CS कम्स आउट टू बी 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। इस तरीके से आप निकालेंगे। और जब सीरीज के क्वेश्चंस आप लोग करेंगे तो एक बात ध्यान रखना, लास्ट में रेसिप्रोकल करना मत भूलिएगा। वैल्यू जब निकल आएगी तो उसके बाद उसको रेसिप्रोकल करना मत भूलना। तो